हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। और बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर सप्लाई को फॉर क्लास 11th। और आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे विद लॉ ऑफ सप्लाई। सो लेट्स बिगिन विद मी। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर किसी कमोडिटी के प्राइसेस में राइज आता है तो उसकी डिमांड में फॉल आएगा, और अगर किसी कमोडिटी के प्राइसेस में फॉल होता तो उसकी डिमांड राइज करेगी। इट मींस देयर वाज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, राइट। तो इसी तरह से लॉ ऑफ सप्लाई जस्ट उसका अपोजिट है। So बच्चों, law of supply states that there is a positive relationship या direct relationship between price and quantity supplied of a commodity. It means if price of commodity rises, its supply will also rise, right? तो इसका मतलब सप्लाई में तो किसी भी कमोडिटी के प्राइस और उसके सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। इट मींस कि अगर कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ेंगे तो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन की वजह से उसकी सप्लाई में भी इंक्रीज होगा। तो बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी लॉ में एजम्पशंस, उसका शेड्यूल और उसका ग्राफ तीनों ही कंटेंट होते हैं। सो नाउ लेट अस टेक फर्स्ट एजम्पशंस। तो इसका फर्स्ट एजम्पशन है प्राइस ऑफ ऑल related goods must be constant. So बच्चों, फर्स्ट एजम्पशन है प्राइस ऑफ और रिलेटेड गुड्स। और रिलेटेड गुड्स हम लोगों ने पढ़ा है कि सप्लीमेंट्री या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को रिलेटेड गुड्स कहते हैं। तो किसी भी सप्लीमेंट्री यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स और इसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, तो बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पशन है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी मस्ट बी अनचेंज्ड, यानी कि उस कमोडिटी की टेक्नोलॉजी में कहीं कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी में किसी भी तरह का चेंज किसी भी कमोडिटी की डिमांड और सप्लाई में इंस्टेंट चेंज ले आता है, राइट, चाहे उसके प्राइसेस फिर कुछ भी हो। गॉट इट। थर्ड है the price of cost of production should remain constant. And fourth assumption is there is no change in taxation policy. तो किसी भी तरह के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द assumptions फॉर लॉ ऑफ सप्लाई। अब इस लॉ ऑफ सप्लाई को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक शेड्यूल एंड अ डायग्राम, राइट। So students, let us take a supply schedule or supply schedule. यहां पर है प्राइसेस और क्वांटिटी 2, 4, 6, 8, 10 and quantity supply is 12, 16, 20, 24 and 28, राइट। तो स्टूडेंट, जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे सप्लाई भी इंक्रीज होगी। और अगर हम इसके लिए एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, देन दिस इज ओरिजिन। एक्स एक्सिस में हम लोग लेंगे क्वांटिटी एंड वाई एक्सिस में हम लोग लेंगे प्राइस, राइट। अब यहां पर प्राइस और क्वांटिटी दोनों में ही पॉजिटिव रिलेशन है। तो अगर हम यहां पर लेते हैं क्वांटिटी 12, 14, 16, 20 एंड 28, प्राइसेस आर 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब जब प्राइस 2 था देन क्वांटिटी वाज 12, सो फर्स्ट पॉइंट विल बी हियर 4 and 16, then 4 and 16, this will be at this point, then this and this। तो उस कंडीशन में सप्लाई कर्व होगा दिस इज, इट मींस स्लोपिंग अपवर्ड। और बच्चों, मैथमेटिक्स के सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि अगर
दोनों वेरिएबल जिनके लिए हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, अगर दोनों वेरिएबल में पॉजिटिव रिलेशन यानी कि सेम डायरेक्शन का रिलेशन होता है तो कर्व हमेशा स्लोपिंग अपवर्ड ही होगा, राइट। और अगर इनवर्स रिलेशनशिप होता है देन कर्व विल स्लोप्स डाउनवर्ड। तो डिमांड के केस में क्योंकि इनवर्स रिलेशन है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में, तो वहां पर कर्व था स्लोपिंग डाउनवर्ड। और सप्लाई के केस में क्योंकि डायरेक्ट यानी कि पॉजिटिव रिलेशन है तो कर्व विल स्लोप्स अपवर्ड। इज दैट क्लियर? एंड दिस इज कर्व ऑफ सप्लाई। गॉट इट? सो बच्चों, इस ग्राफ और शेड्यूल के बेसिस पे वी हैव सम कंक्लूजन्स। नंबर फर्स्ट, देयर इज पॉजिटिव रिलेशन between price and supply. Second conclusion we have, supply curve slopes upward. और बच्चों थर्ड कंक्लूजन है, इट शोज वन साइड रिलेशनशिप दैट इज प्राइस टू सप्लाई। सो ऑलवेज रिमेंबर, डिमांड की तरह सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई भी केवल प्राइस और सप्लाई के बीच में वन साइड रिलेशन बताता है। इट मींस प्राइस अगर इंक्रीज होंगे तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी। लॉ ऑफ सप्लाई कभी भी यह नहीं बताता कि अगर सप्लाई इंक्रीज होगी तो प्राइस भी इंक्रीज होंगे। गॉट इट? तो देयर इज ओनली वन साइड रिलेशनशिप। इट मींस प्राइस टू सप्लाई, नॉट सप्लाई टू प्राइस। इज दैट क्लियर? सो it is all about law of supply. So students, किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में डिमांड या सप्लाई कभी भी स्टेबल नहीं होती है ड्यू टू एनी रीजन, चाहे वो प्राइस हो या जितने भी डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स हम लोगों ने सप्लाई के पढ़े हैं। कमोडिटीज की सप्लाई और डिमांड दोनों में ही कंटिन्यूअस चेंज होता रहता है, राइट। और इस चेंज को हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं ग्राफ के थ्रू। गॉट इट? तो उसके कर्व में होने वाले सभी मूवमेंट्स को हम लोग स्टडी करते हैं मूवमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ द कर्व में, और सप्लाई कर्व में होने वाले चेंजेस को हम लोग दो तरीके से स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, एंड सेकंड है शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व। राइट? तो बच्चों, मूवमेंट ऑफ अलोंग द कर्व, तो जब सप्लाई में चेंज होता है ड्यू टू इट्स प्राइस ओनली, उस केस में सप्लाई कर्व में जो मूवमेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द कर्व। और अगेन ये फर्दर दो टाइप की होती है, एक को हम बोलते हैं एक्सपेंशन इन सप्लाई, और सेकंड को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। राइट? सिमिलरली, जब सप्लाई में चेंज होता है ड्यू टू अदर डिटर्मिनेंट्स एंड प्राइस रिमेन कांस्टेंट, तो उस कंडीशन में सप्लाई कर्व होता है शिफ्ट। और इस शिफ्टिंग को हम लोग दो तरीके से स्टडी करते हैं। फर्स्ट है इंक्रीज इन सप्लाई, एंड सेकेंड वन इज डिक्रीज इन सप्लाई। राइट? सो स्टूडेंट्स, इन सभी तरह की मूवमेंट्स को हम लोग पढ़ते हैं डिटेल में। एंड नाउ लेट अस टेक फर्स्ट मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, और इसका फर्स्ट पॉइंट है एक्सपेंशन इन सप्लाई। राइट? Let us take first expansion in supply. When supply of a commodity rises due to rise in its price, it is known as expansion in supply. यानी कि जब केवल प्राइसेस में राइज होने की वजह से
अगर कमोडिटी की सप्लाई में इंक्रीज होता है देन इट इज कॉल्ड एक्सपेंशन इन सप्लाई, बट देयर इज ए कंडीशन, हाउएवर ऑल द अदर डिटर्मिनेंट्स मस्ट रिमेन कांस्टेंट। सो बच्चों ये अदर डिटर्मिनेंट्स कौन से हैं? इनमें है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टैक्सेशन पॉलिसी, ये सभी अनचेंज्ड होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, अगेन क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस, प्राइस ऑन वाई एक्सिस, वी हैव अ सप्लाई शेड्यूल, और सप्लाई शेड्यूल में है प्राइस एंड क्वांटिटी एंड इट इज 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24 and 28. So expansion, it means अगर प्राइसेस में इंक्रीज होता है इस डायरेक्शन में, देन सप्लाई भी इंक्रीज होती है, देन इट इज एक्सपेंशन। गॉट इट? तो उस कंडीशन में सप्लाई कर्व, हम लोगों ने पढ़ा है कि सप्लाई कर्व स्लोपिंग अपवर्ड होता है। तो अगर प्राइस है ₹2 में, देन सप्लाई इज 12। अगर प्राइसेस में राइज होता है देन सप्लाई विल ऑल्सो राइज। सो ये जो चेंज है सप्लाई में, यानी कि क्वांटिटी सप्लाइड में जो चेंज है, दिस इज एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। इज दैट क्लियर? तो बच्चों क्योंकि यहां पर कर्व, बच्चों यहां पर सप्लाई अलोंग द कर्व चेंज हो रही है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द कर्व। इज दैट क्लियर? और बच्चों नाउ बिल्कुल ठीक इसका अपोजिट है कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। इट मींस व्हेन सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी falls due to fall in its price, right? And all other factors remain constant. तो बच्चों कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन का जस्ट अपोजिट है। इट मींस प्राइस में फॉल हो रहा है 10 to 2 की तरफ, देन सप्लाई में भी फॉल होगा। तो इस सप्लाई में हम लोग इस फॉल को बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन को अगर हम ग्राफ में समझते हैं, तो सपोज कीजिए किसी पर्टिकुलर टाइम में, यानी कि जब प्राइस ₹10 था तो क्वांटिटी डिमांडेड था 28। तो अगर प्राइस में फॉल होता है देन डिमांड में भी फॉल होगा, एंड इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। इज दैट क्लियर? तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों ही में चेंजेस हो रहा है ड्यू टू प्राइस, और अदर फैक्टर्स मस्ट रिमेन कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? सो इसे हम लोग बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द सप्लाई। इज दैट क्लियर? नाउ वी विल टेक शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व। सो स्टूडेंट्स, शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व में वी हैव फर्स्ट इंक्रीज इन सप्लाई। तो बच्चों व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी राइजेस ड्यू टू एनी अदर फैक्टर्स एज एट कांस्टेंट प्राइस, यानी कि प्राइस कांस्टेंट होना चाहिए, और अगर सप्लाई में राइज होता है किसी अदर फैक्टर में प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेक्नोलॉजीज, टैक्सेशन पॉलिसीज, या फिर प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्टिव, तो ऐसा किसी भी फैक्टर की वजह से अगर सप्लाई में राइज होता है देन इट इज कॉल्ड इंक्रीज इन सप्लाई। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, तो इस कंडीशन में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, एंड अगेन वाई एक्सिस में प्राइस है, एक्स एक्सिस में वी हैव क्वांटिटी, एंड दिस इज द सप्लाई कर्व विच इज स्लोपिंग अपवर्ड। इज दैट क्लियर?
नाउ स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए किसी प्राइस P पर, दिस इज द प्राइस P, और प्राइस P पर क्वांटिटी डिमांडेड है Q, दैट इज स्मॉल q. गॉट इट? नाउ वी हैव कंडीशन इज दैट प्राइस मस्ट रिमेन कांस्टेंट, यानी कि प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है. तो अगर प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होगा और अगर सप्लाई में चेंज हो रहा है, देन दिस विल बी, तो सपोज कीजिए सप्लाई Q से इंक्रीज होती है Q डैश तक, राइट? तो उस कंडीशन में क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है, सो सप्लाई कर्व विल शिफ्ट in this way, right? Got it? तो सप्लाई कर्व राइटवर्ड डायरेक्शन में, सो दिस इज राइटवर्ड शिफ्टिंग. सो इस कंडीशन में सप्लाई कर्व राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करता है. इज दैट क्लियर? और इसी को हम लोग बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई. गॉट इट? तो बच्चों इसका ठीक अपोजिट है डिक्रीज इन सप्लाई. और यहां पर क्या होगा? व्हेन सप्लाई ऑफ कमोडिटी फॉल्स due to other factors at constant price. Is that clear? अब बच्चों इस कंडीशन में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, अगेन दिस इज ओरिजिन, एक्स एक्सिस में है क्वांटिटी, वाई एक्सिस में है प्राइस, और सप्लाई कर्व दैट इज स्लोपिंग अपवर्ड. This is supply curve. Again, suppose कीजिए प्राइस P पर क्वांटिटी सप्लाइड है Q. नाउ डिक्रीज इन सप्लाई, तो प्राइस अगेन प्राइस इज कांस्टेंट और सप्लाई Q से शिफ्ट होती है Q डैश पर. इन दैट केस सप्लाई कर्व राइटवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है. इन दैट केस सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा. तो उस कंडीशन में प्राइस कांस्टेंट है, देन सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड लेफ्ट. तो इसे हम बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग. राइट? और क्योंकि डिमांड में, क्योंकि सप्लाई में फॉल हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड डिक्रीज इन सप्लाई. बट रिमेंबर प्राइस इज कांस्टेंट और सप्लाई में जो फॉल हो रहा है ड्यू टू एनी अदर फैक्टर्स, और अदर फैक्टर्स अगेन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेक्नोलॉजी, टैक्सेशन पॉलिसी एटसेट्रा. Is that clear? So students, these were the movements of supply curve. Is that clear? So बाकी के टॉपिक के लिए stay tuned with us. So students, if you have any kind of query or you need any kind of explanation for any topics, then you can write it on your comment section. If you have learned something from these videos, then you can like and subscribe the channel and stay tuned